तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मैंने एक तरह से जो पहले मैं कहता था कि आदाब नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम, उसको मैंने बदल दिया है, नमस्ते प्रणाम कहता हूँ। तो एक भाई है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप आदाब क्यों नहीं बोलते, आदाब कहाँ गया। तो भाई बड़ी सीधी सीधी बात है कि जो इज़्ज़त होनी चाहिए वो लहजे में और दिल में होनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैं आपके सामने ढेर सारी बातें करूँ, आपके पक्ष में करूँ, आपको खुश करने के लिए करूँ, मन ही मन मैं आपको गाली दूँ, आपके धर्म को गाली दूँ, तो मेरा ऐसा कल्चर नहीं है। मेरा ऐसा ना घर से संस्कार मिला है, ना मेरी ऐसी परवरिश हुई है। तो आप अपने भाई पे भरोसा रखिए, आज भी वही इज्जत है। मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल बात महज इतनी सी है कि आदाब नमस्कार माननीय समसर का स्लोगन है, तो मैं उसे कॉपी नहीं करना चाहता। चूँकि मेहनत मेरी होती है, रिसर्च मेरी होती है, लेकिन आए दिन इल्ज़ाम लगता है कि आप उनको कॉपी करते हैं। हालांकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैंने उनकी किसी स्टोरी को खुद से कभी कॉपी नहीं किया। मेरी अपनी रिसर्च होती है, मेरे अपने तरीके होते हैं रिसर्च करने के, पता करने के। तो बहरहाल ये तो रही एक औपचारिक बात। अब सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी है, ये कहानी वास्तव में इतनी कचोटने वाली है। चूँकि कहा जाता है कि जो स्त्री का दिल होता है, चाहे वो माँ हो चाहे वो बहन हो, वो दिल अपने बच्चे के लिए इतना नाजुक होता है कि अगर बच्चा कोई गलती भी कर दे तो माँ बहन इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, उस गलती को भी हंस के सहती हैं। लेकिन आज की कहानी को सुनने के बाद एक जो गाना है कि पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी को माता, ये गाना और इसकी जो परिभाषा है कहीं ना कहीं आज बदल जाएगी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की रायबरेली की है। कहानी इसी हफ्ते की है, यानी कहानी 13 फरवरी की है। दरअसल उत्तर प्रदेश की रायबरेली में एक थाना लगता है भदोखर थाना, और वहीं पे एक गांव है गोसुआ पार। इसी गांव में एक परिवार में रात को ही अचानक से चीख पुकार मच जाती है। चीख पुकार मचती है, आसपास के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। परिवार में एक 18 साल की लड़की उमा अपने भाई की लाश के सामने चिल्लाते हुए कहती है कि मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, बचाओ बचाओ, मुझे भी मार देगा। अब गांव का मामला था, जैसे ही शोर शराबा होता है तुरंत ही गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। उस लड़की के पास जाते हैं, उसे जैसे तैसे संभालते हैं। अंदर का जो नज़ारा था, घर का जो मंजर था, वास्तव में बड़ा खौफनाक था। उसके 12 साल के भाई को किसी ने काट दिया था, किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर मारा गया था। उसकी जो बहन थी वो भी अभी महज 18 साल की थी, काफ़ी डरी हुई थी। गांव वाले, आस पड़ोस के लोग जैसे तैसे उस बच्ची को संभालते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। लेकिन चाहे पुलिस हो चाहे गांव वाले हों, सबके पास बस यही सवाल था कि आखिर इस घर में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से एक लड़का घायल पड़ा है, बिटिया एकदम डरी हुई है। बहरहाल बिटिया एकदम घबराई हुई थी, घर में और कोई था भी नहीं। लिहाजा पुलिस वाले फ़ौरन आते हैं। आने के बाद उस जगह को अपने कब्ज़े में लेते हैं, बॉडी को कब्ज़े में लेते हैं। जैसे तैसे सुबह होती है। बिटिया थी कि कुछ बताने की हालत में नहीं थी। परिवार के जो बाकी सदस्य थे वो भी मौके पे आते हैं। अपने घर के इकलौते चिराग का ऐसा हाल देखते हैं, रोना पीटना मचता है। पुलिस वाले भी अपना काम करते रहते हैं। गांव वालों में गुस्सा था कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। पुलिस वाले जो थे इस बिटिया से, जिसका नाम उमा था, उससे पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या था। क्योंकि घर में आप और आपका भाई प्रियांशु, आप ही दोनों लोग थे। ऐसा क्या हो गया, कौन आया था, आपने किसी को देखा क्या? अब जब उमा से यह सवाल पूछा जाता है तो उमा कहती है कि गांव का एक आदमी है। उस आदमी को नाम बताती है और कहती है कि वही मेरे घर में डकैती डालने के लिए आया था। हम दोनों भाइयों ने, मेरे भाई ने और मैंने लड़ने की कोशिश की, अपने घर को बचाने की कोशिश की। तो जब वो डकैती नहीं डाल पाया, सामान को नहीं लूट पाया, तो उसने कुल्हाड़ी से मेरे भाई को काट दिया और काट के भाग गया है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनका भी एक तरह से खून खौल उठता है कि उनके इलाके में कौन है जो इस तरह से घर में घुसकर डकैती डाल रहा है। डकैती नहीं डाल पाया तो घर वाले एक बच्चे को मार दिया। पुलिस वाले फ़ौरन उस आदमी के पीछे लगते हैं, उसे उठाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं। सबसे पहले उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाते हैं और सर्विलांस पे लगाने के बाद उसकी लोकेशन खंगालते हैं
तो पता चलता है कि उसकी जो लोकेशन है वो तो लखनऊ में है। पुलिस की एक टीम फ़ौरन लखनऊ जाती है। जाने के बाद उस आदमी से पूछताछ करती है। पूछताछ छानबीन में एक बड़ी चौंकाने वाली बात आई। दरअसल वो आदमी बताता है कि वो तो पिछले कई दिन से लखनऊ में ही है और वो रायबरेली आया, माफ़ कीजिएगा, हाँ, रायबरेली आया ही नहीं। अब पुलिस वाले दोहरी नाव पे खड़े थे। एक तरफ जिसके घर का मामला था वो लड़की कह रही थी कि यही आदमी था, एक तरफ ये आदमी कह रहा है कि वो तो लखनऊ में ही है। बहरहाल जो पुलिस वाले थे इस लड़की का पक्ष लेते हैं, चूँकि इसके घर में हादसा हुआ था, और उस आदमी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो आदमी फिर कहता है कि साहब एक काम कीजिए, आप मेरी डिटेल निकलवा लीजिए कि मेरी लास्ट लोकेशन कहाँ थी, जहाँ आपने इतनी मशक्क़त की कि मेरे लोकेशन के हिसाब से आप मुझे खोजते खोजते यहाँ आ गए। हालांकि आपको इतना मशक्क़त नहीं करना था, आप अगर एक फ़ोन कर देते तो भी मैं आपके पास आ जाता, लेकिन अगर आपके पास इतना सिस्टम है तो आप एक बार पता कर लीजिए कि मैं कहाँ था। अब पुलिस के सामने जब ये बात वो बोलता है और एक तरह से अपने आप को पुलिस के हवाले कर चुका था कि आप पता कर लीजिए, अगर मैं दोषी हूँ तो आप मुझे सज़ा दे दीजिए, लेकिन कम से कम आप पता तो कीजिए, क्रॉस चेक तो कीजिए कि मैं दोषी हूँ या निर्दोष हूँ। तो जब ये बात वो आदमी बोलता है तो पुलिस वाले भी थोड़ा सख्ते में आते हैं और पता करते हैं तो सच में वो आदमी सही बोल रहा था। वो आदमी तो कई दिन से लखनऊ में था। पुलिस वाले फिर परेशान कि लड़की कह रही है कि आदमी था, आदमी कह रहा है कि ये तो लखनऊ में था, और जो सत्यता है कि उस हिसाब से ये आदमी लखनऊ में ही था। यानी या तो लड़की झूठ बोल रही है या तो ये लड़का झूठ बोल रहा है। क्योंकि अब लड़का झूठ नहीं बोल रहा था, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी। यानी जो झूठ बोल रही थी पुलिस के हिसाब से उस घर की लड़की बोल रही थी। अब पुलिस वाले उस लड़की से सख्ती से पूछताछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि मामला संवेदनशील था, उसके घर में कत्ल हुआ था। हो सकता हो पहचानने में गलती कर दी हो सकता है रात का मामला है वो देख ना पाई हो, लेकिन उस हिसाब से उसको गुनहगार साबित करना, उसे झूठा साबित करना, कहीं ना कहीं गांव वाले के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए जो पुलिस वाले हैं सबसे पहले इस मामले को दूसरे तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं। सुलझाने के क्रम में आसपास के सारे लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या किसी ने रात को किसी को भागते हुए देखा, या फिर किसी ने किसी के आने की आवाज़ सुनी, या फिर किसी को बात करते सुनी हो, किसी की आवाज़ अगर सुनी हो गांव में तो बताएं, या फिर कोई आसपास के इलाके में रात में घूमता हुआ दिखाई दिया हो तो भी बताएं। चूँकि गांव का मामला है, आमतौर पे कोई रात में घूमता नहीं है। पुलिस वाले जब ये क्रम करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो कहीं से भी ऐसा कोई सबूत या फिर ऐसा कोई सुराग मिलता ही नहीं जहाँ से पता चल सके कि कोई आदमी और भी आया था। अब ये एंगल भी जब पुलिस खंगाल लेती है, यहाँ से भी जब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगते, तो पुलिस वाले अब टेक्निकल टीम का सहारा लेते हैं और सबसे पहले ये पता करते हैं कि जिस रात ये कत्ल हुआ, यानी 13 फरवरी की रात को, उस लोकेशन पे, उस घर के आसपास कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे। अब कायदे से जब चेक करते हैं तो शुरुआत में कई मोबाइल एक्टिव मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे ज़ीरो इन करते करते, मामले को इनसर्कुलेट करते करते, धीरे धीरे रेडियस को जब कम करते हैं, उस इलाके के एक्टिव मोबाइलों का जो दायरा था उसको कम करते हैं, तो लास्ट में 2 ऐसे मोबाइल थे जो क्राइम सीन के जस्ट पास मिले थे। अभी अपने आप में पुलिस के लिए बेहद बड़ी लीड थी। पुलिस वाले फ़ौरन उन दोनों मोबाइलों के पीछे पड़ते हैं कि आखिर ये दोनों मोबाइल कौन है और रात में क्या कर रहे थे। चेक करते हैं, छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि इन दोनों मोबाइलों में एक दूसरे से रात में बात भी हुई थी और आए दिन बात होती है। अब पुलिस वाले इन मोबाइलों की करंट लोकेशन निकालने के लिए अपनी टीम को एक्टिव करते हैं, साथ ही मोबाइल को सर्विलांस पे लगाते हैं। तो एक मोबाइल तो गांव में एक दूसरे आदमी के पास मिलता है, लेकिन जो दूसरा मोबाइल था संजोग से इसी घर में मिलता है। अब पुलिस वाले जब ये देखते हैं तो एक तरह से उनका भी माथा खराब कि एक मोबाइल तो चलो मान लो गांव में किसी दूसरे के पास होगा, हो सकता है क्राइम सीन पे आया हो, लेकिन ये दूसरा मोबाइल घर पे ही क्या कर रहा। अब ये सवाल इतना बड़ा था और इतना अजीब और इतना चौंकाने वाला था कि पुलिस वाले सबसे पहले इस सवाल के पीछे भागते हैं कि दूसरा मोबाइल अभी भी जहाँ कत्ल हुआ वहाँ पे क्या कर रहा। अब परिवार वालों से जब पूछताछ करते हैं तो परिवार वाले भी कहते हैं कि साहब हमारे घर में जितने मोबाइल हैं हम सब तो लेके कहीं गए थे, किसी फंक्शन में गए थे और ऐसा कोई मोबाइल है नहीं। तो पुलिस वाले अकेली बची उस लड़की से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई मोबाइल है।
पुलिस वाले ये बात जब पूछते हैं तो लड़की कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, ना ही इतने पैसे हैं कि मोबाइल हो मेरे पास, ना ही मोबाइल रखने की मुझे ज़रूरत है। और जिस हिसाब से वो लड़की बोल रही थी, पुलिस वालों को लग रहा था कि ये लड़की कहीं ना कहीं कुछ छुपा रही है। वहाँ की जो सीओ थी वंदना सिंह इस चीज़ को भाप जाती हैं। अब चूँकि बाकी पुलिस वाले तो सख्ती नहीं दिखा सकते थे, लेकिन जो सीओ थी वो खुद एक महिला थी, और एक महिला दूसरी महिला से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सख्त रुख अपना सकती है एज़ कम्पेयर टू पुरुष के। तो जब वंदना सिंह जो वहाँ की सीईओ हैं इस लड़की से सख्ती से पूछताछ करती हैं कि जो लोकेशन दिखा रही तुम्हारे पास दिखा रही, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा भांडा फूट चुका है, तो कई तरीके से जब घुमा घुमा के पूछती हैं और दूसरे मोबाइल का जो लोकेशन था उसके पास जाती हैं और उस इंसान को भी उठा लेती हैं और इस लड़की के सामने यानी इस 18 साल की उमा के सामने जब बैठाते हैं और दोनों से पूछताछ करते हैं तो दोनों की जो कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी आज रिश्तों को, नातों को और मानवता को तीनों शर्मसार भी करेगी और तीनों को कटघरे में भी लाके खड़ी करेगी। दरअसल जब पूछताछ पुलिस वाले करते हैं और कायदे से अभी कर भी रहे हैं, चूँकि अभी ज़्यादा दिन बीते नहीं इस घटना को, तो पूछताछ सख्ती से करने के बाद जो लड़की थी उमा और जो लड़का था अनुज, ये दोनों हत्या की बात को स्वीकारते हैं और कहते हैं कि, और उमा भी कहती है कि जो मेरा भाई है प्रियांशु, उसकी हत्या मैंने ही की थी। अब ये बात जब वंदना सिंह सुनती हैं, खुद एक महिला होती है, उनका भी कलेजा फटता है कि एक लड़की अपने भाई की हत्या क्यों करेगी। तो शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद कुछ और वजह हो, लेकिन जब पूछताछ आगे बढ़ती है तो लड़की अपनी कहानी सुनाती है और इस कहानी के हिसाब से जो इस घर के मुखिया हैं इंद्रपाल पासी, पैसे ज़्यादा थे नहीं, इसीलिए वो बाहर एक दूसरी जगह पे ग्वालियर में एक भट्टे पे नौकरी करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे ईंट वगैरह का काम करते हैं। घर पे इस इंद्रपाल के पिता रहते हैं, बाकी घर में ये 18 साल की उमा, 12 साल का प्रियांशु और एक दूसरी बहन छोटी सी, और इंद्रपाल की पत्नी यानी उमा और प्रियांशु की माँ रहती हैं। घर में टोटल 5 लोग रहते थे, पूरा परिवार, ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन ठीक ठाक तरीके से रहता था। सारे लोग पढ़ते लिखते थे, जैसे जिसकी पढ़ाई हो सकती थी परिवार वाले हर संभव कोशिश करते थे पढ़ाने लिखाने की। घर की जो सबसे बड़ी बेटी थी वो उमा थी। उमा धीरे धीरे बड़ी होती गई, बड़ी होने के साथ साथ धीरे धीरे अपने उस जवानी के दहलीज पे भी कहीं ना कहीं कदम रखती गई। अब जब वो बाहर निकलती तो आए दिन किसी लड़के से उसकी नज़र टकराती, किसी लड़के से उसकी बातचीत हो जाती, कोई उसे प्रपोज करता, कोई उसके ऊपर कमेंट करता, और कहीं ना कहीं ये कमेंट्स, ये प्रपोज़ल, ये सारी चीज़ें उमा को भी अच्छी लगने लगी, उसे भी लड़कों का ख्याल आने लगा। और इसी बीच इसकी नज़र गांव के ही अनुज सिंह से टकरा जाती है। अनुज सिंह से नज़र टकराती है। नज़र टकराने के बाद दोनों में आंखों में इशारा होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। दोनों में शुरू में हिम्मत नहीं होती कि एक दूसरे से बातचीत कर सके, चूँकि जो गांव के लोग होते हैं एक दूसरे का लाज लिहाज बहुत ज़्यादा ही करते हैं। जो गांव से होंगे इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जब वक्त गुजरा, धीरे धीरे आंखों में इस तरह से संबंध हो चुका था कि अब महज मुँह खोलने की देरी थी। वक्त गुजरा, दोनों ने एक दूसरे से मुँह खोला। शुरुआत में दोस्ती हुई, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और प्यार इस कदर गहरा हुआ कि अब दोनों को एक दूसरे से रात भर बातें करनी थी। जैसे तैसे शुरुआत में उमा कभी माँ के फ़ोन से, कभी पिता के फ़ोन से फ़ोन वगैरह कर देती थी, लेकिन जो माँ का फ़ोन था, पिता का फ़ोन था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। और ये जो दूरी थी ना उमा को बर्दाश्त थी ना अनुज को बर्दाश्त था। इसीलिए अनुज एक सिम लेता है अपने नाम पे और एक फ़ोन लेता है, और इस फ़ोन को सिम लगाते हुए उमा को देता और कहता है कि रात में जब सब सो जाए तब तो मुझे फ़ोन करना। उमा भी यही सब चाहती थी। उमा जब पूरा परिवार सो जाता तो रात भर इन दोनों में बात होती। रातों में बात होती, बातों के बाद अनुज इसको मिलने को कहता है। शुरुआत में उमा मना करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उमा का खुद मन था, उमा मिलने जाती है। और गांव में ही एक ट्यूबवेल था, जो गोसुआ पार गांव है उसमें एक ट्यूबवेल था, और उसी ट्यूबवेल के पास एक सुनसान जगह थी जहाँ पे कोई आता जाता ज़्यादा था नहीं। उसी जगह पे अक्सर उमा और अनुज मिलने थे। एक दूसरे से मिलते, बातचीत करते, धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी, शारीरिक संबंध भी बनने लगा एक दूसरे के साथ। ये दोनों फिजिकल रिलेशन में आने लगे। अब कहीं ना कहीं आए दिन जब
उमा इधर उधर जाने लगती है तो उसके भाई को भी डाउट होने लगता है, क्योंकि भाई भी अब 12 साल का हो चुका था, देश दुनिया की थोड़ी बहुत जानकारी थी उसे। एक दिन वो इधर उधर कहीं जा रही थी और प्रियांशु भी उसके ऊपर नज़र रखने लगता है। उमा जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलती है, मिलने के बाद उसके साथ सेक्स कर रही होती है, लेकिन इसी बीच वहाँ पे प्रियांशु पहुँच जाता है। प्रियांशु पहुँचता है, पहुँचने के बाद अपनी सगी बहन को किसी दूसरे लड़के के पास आपत्तिजनक हालत में देखता है। प्रियांशु का गुस्सा 7वें आसमान पे था। अब ये चीज़ जब उमा देखती है, अनुज देखता है, अनुज वहाँ से भाग जाता है। उमा भी वहाँ से चुपचाप निकलती है, अपने भाई से मान मनोवल करती, हाथ पांव जोड़ती, कहती किसी को बताना मत। इस पे जो उसका भाई प्रियांशु था वो कहता है कि नहीं, मैं दादाजी को जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये जो तुम कर रही उससे पूरे परिवार की बदनामी है। उमा थी कि समझा रही थी कि मत बताना। प्रियांशु था कि वो जिद पे अड़ा था कि परिवार की इज्जत, परिवार की मान मर्यादा तुमने रौंद दी है। मैं पिताजी को तो नहीं बता सकता क्योंकि वो दूर हैं, लेकिन दादाजी को तो ज़रूर बताऊंगा। अब ये बात जब प्रियांशु बार बार बोलता है तो जो उमा थी वो डर जाती है कि कहीं अगर मैं पकड़ी गई तो मार पिटाई भी होगी और बातचीत और रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा मेरा अनुज से। इसीलिए अब ये दोनों, अनुज और उमा, एक दूसरे से रात में फिर से बात करते हैं। अनुज पूछता है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अनुज भी कहीं ना कहीं घबराया हुआ था। इसी बीच उमा कहती है कि ये जो प्रियांशु है ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसके लिए कुछ करना होगा, इसका मुंह बंद करना होगा। अब ये प्लान बनता है। उसके बाद अनुज कहता है कि कोई लालच वगैरह दे दो, पैसे वगैरह चाहिए तो मैं दे दूंगा। उमा ये सारे प्रपोजल रखती है, लेकिन प्रियांशु कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में बस एक चीज़ थी कि मैं भाई को यानी दादाजी को जरूर बताऊंगा। अब उमा जब समझा के हार जाती है और उसे लगता है कि अब इसका भांडा फूट जाएगा, ये जो मुंह काला करवा रही है इस बारे में पता चल जाएगा, तो इस चीज़ से निपटने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाती है। बनाने के साथ इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसे सही मौका भी 1-2 दिन के अंदर मिल जाता है। 13 तारीख को परिवार के सारे लोग, अनुज और उमा को छोड़ के बाकी जितने लोग थे, ये सारे लोग पास के ही गांव में, जो कि शादियों का सीज़न है तो एक फंक्शन था, वहाँ चले जाते हैं। अब इस लड़के की, जैसे कहा जाता है कि जब मौत आ जाती है तो आदमी वहीं जाता है जहाँ उसकी मौत लिखी होती है, तो परिवार के सारे लोग तो जाते हैं, लेकिन जो अनुज था वो जाने को तैयार नहीं होता। अनुज का मन नहीं था, उमा ऐसे ही मौके की तलाश में थी। अनुज नहीं जाता, उमा भी रुक जाती है, और रात को जो उमा थी अपने बॉयफ्रेंड, माफ़ कीजिएगा प्रियांशु जब नहीं जाता उसका भाई, तो उमा भी रुकती है। रुकने के बाद अपने बॉयफ्रेंड अनुज को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद उसे बुलाती है। बुलाने के बाद रात में ही उमा और अनुज मिलके अपने ही उस 12 साल के मासूम भाई प्रियांशु का कत्ल करते हैं। कुल्हाड़ी से उसके शरीर पर अनगिनत वार करते हैं। वो तड़प तड़प के मरता है। मरने के बाद उमा अनुज से कहती कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ, आगे का पूरा मामला मैं संभाल लूँगी। अनुज वहाँ से भाग जाता है। उमा उसके दूर निकल जाने का इंतज़ार करती है। उसके बाद अचानक से शोर शराबा मचाने लगती है, रोने पीटने लगती है, और ऐसा नाटक, ऐसा त्रिया चरित्र फैलाती है कि पूरे गांव को, पूरे पुलिस महकमे को, पूरे परिवार को ऐसा लग रहा था कि जैसे जो दुखों का पहाड़ है इसके ऊपर टूट चुका है। पुलिस वाले, गांव वाले, आसपास के सारे लोग इसे समझाते हैं, लेकिन जो वंदना सिंह वहाँ की सीईओ थी, उनको इसकी बातों पे कहीं ना कहीं शुरू से डाउट हो रहा था। बाद में इस मामले की जिस तरह से पुलिस वालों ने जांच की, जिस हिसाब से वंदना सिंह ने जांच की, एक तरह से उनके लिए भी सैल्यूट बनता है, चूँकि 3 दिनों के अंदर पूरे के पूरे मामले को सुलझा लिया, मामला लोगों के सामने ला के रख दिया। जिस हिसाब से टेक्निकल टीम ने काम किया, सर्विलांस टीम ने काम किया, ऐसी मिसाल भी देखने को बड़ी कम मिलती हैं, और अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। बहरहाल ये मामला जिसमें एक सगी बहन ने अपने एक नाबालिग भाई को, 12 साल के मासूम भाई को मार डाला महज अपने नाजायज़ रिश्ते को बचाने के लिए, ये थी उसकी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस मामले में इस बहन को क्या सज़ा होनी चाहिए, आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, सावधान रहिए, अपने देश का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।